हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपन करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2 फरवरी जो आपकी नई वैकेंसी आई थी और 2022 में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन। सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को करने का तरीका वही है आपका। वीडियो को पॉज कीजिए और आप एक बार सवाल को खुद से ट्राई कीजिए। हो जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर आप वीडियो देखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और आप अपने नंबर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1 से 10 तक रैंक वाले छात्रों का औसत दिया है 40, यानी कितने छात्र हैं? 10 छात्र हैं और उनका औसत कितना है? 40 है। ठीक है, 11 से 30 रैंक वाले अन्य छात्र हैं, उनका औसत है 25, यानी कितने छात्र हैं इसके अंदर? 20 छात्र हैं, औसत कितना है इनका? 25। कितना है? 25। तो आपको बताना सभी छात्रों का औसत कितना है। तो यहाँ पे ओवरऑल नंबर कितने हो जाएंगे? 400, और यहाँ पे 25 गुना 50 यानी 500। ओवरऑल नंबर कितने हो गए? 900 नंबर हो गए। और छात्र कितने हो गए? 10 और 20, 30 छात्र हो गए। कितने छात्र हो गए? 30। एवरेज निकाल देते हैं वो अपन। कितना आ गया आंसर आपका? 3 तिया 9 यानी 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित ने अपनी 5 पारियों में 60 रन की औसत से रन बनाए हैं और उनमें से 4 पारी के रन दिए उसने 42, 56, 72 और 40। तो पांचों पारियों के कुल रन कितने हो जाएंगे? 60 इंटू 5 यही हो जाएंगे। 60 इंटू 5 हो जाएंगे, यानी उसने कुल कितने रन बनाए हैं? तो 300 रन बनाए हैं। कितने? 300। यहाँ पे जोड़ लेते हैं कि 4 पारियों के औसत कितना है उसका। तो यहाँ से आप देख लीजिए, 6 और 2 8, यहाँ से जोड़ते हैं 6 और 2 8 और 2 10, ये कितना हो गया? 10, यानी 0 पीछे। और ये हो गया आपका 5 5 10 और 17 और 4 21, यानी 210 रन उसने 4 पारियों में बनाए। यानी उसने पहली बारी में कितने रन बनाए? 90 रन। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये तो आपको 10 सेकंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो राशि है आपका 494200 रुपए जो है वो आपका 47 और 23 के रेशो में विभाजित करना है। तो आपको बताना है कि क्या रेशो रहेगा, मतलब आपका जो इस राशि को किस अनुपात में जो विभाजित किया गया है तो उनको एक्चुअल में कितनी राशि मिली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक बार आप देख लीजिए, 47 और 23 का जो योग आएगा वो आपका आएगा 70। कितना आएगा? सम आएगा 70। 70 एक्स की वैल्यू दी गई है आपको, कितना? 494200। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 7 से काटेंगे एक बार, साथ ही 49 भाग नहीं जाएगी उसकी 0, और 7 छंग 42, यानी आपका जो वैल्यू आया है वो आया है 7060। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी होगी। अब हम बात करते हैं अब कि क्या क्या वैल्यू मिलेगी। तो एक बार आप यहाँ पे 47 का गुणा कर लीजिए और एक बार आप यहाँ पे 23 का गुणा कर लीजिए। 7060 में 23 का गुणा कर लीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ जो आंसर दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, तो आप एक बार चेक करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 33180। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक और जो मल्टीप्लाई होगा 162380। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, आंसर जो दिए गए हैं ये गलत दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं, इसलिए मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बता दिया सीधे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको निकालना है इसका मध्यानुपाती। क्या निकालना है? मध्यानुपाती निकालना है। 3 माइनस √2 और 12 प्लस √32। ठीक है, तो मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं? अगर ए और बी का मध्यानुपाती निकालने कहूंगा तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट के अंदर ए बी, यही तरीका होता है निकालने का। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। मैं आपको बता रहा था कि आपको किसी भी मध्यानुपाती निकालना हो तो उसका तरीका होता है, जैसे ए और बी का मध्यानुपाती निकालना है तो आपको अंडर रूट के अंदर ए और बी लेना है। ठीक है, अब मुझे 3 माइनस √2 और 12 प्लस अंडर रूट 32 का मध्यानुपाती निकालना है। तो पहले तो ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है मेरी, तो उस चीज़ को थोड़ा देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये हो गया आपका, और ये आपका हो जाएगा 12 प्लस अंडर रूट 32। ठीक है, यहाँ से अपन कॉमन ले सकते हैं। मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ 3 माइनस √2, और यहाँ से मैं 4 कॉमन निकाल रहा हूँ। 4 कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा मेरे पास 3, और अंडर के अंदर अगर मैं 32 है तो अंडर के अंदर 32 है तो ये क्या है? 16 इंटू 2। अगर अंडर के अंदर 16 निकालेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 अंडर 2 ये आपको बचेगा। ठीक है, और मैंने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ बचा है प्लस का √2। ठीक है,
क्या बचा है √2। अब यहाँ से 4 बाहर लेंगे अपन, 4 बाहर लेंगे तो यह हो जाएगा 2 और ये आपको बन जाएगा 3, 3 या 9 और 9 में से 2 गए तो 7, यानी आपका 2√7 इसका आंसर हो जाएगा, 2√7, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोल्व करना है, बेसिक सी जानकारी है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन आप करके बताइएगा, ट्राई कीजिएगा खुद से, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर है कुछ भी नहीं। ये क्वेश्चन भी आप करके बताइएगा, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। 5 चौक 20, 20 या 60 यानी 24, इसका तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लीजिएगा। इस टाइप का सवाल मैंने पहले भी कराया था और वापस कर देता हूँ मैं आपको। इसमें बताया गया है, हिंदी में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत लिखा गया है। आपको बताना है 6 से 34 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 5 से विभाज्य हैं और उन नंबर का औसत बताना है 6 से 34 के बीच में। देखिए, एक तो बेसिक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। ये 6 से 34 के बीच में आपको कौन से नंबर जो 5 से विभाजित होंगे, तो 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 10 एक ऐसा नंबर है जो 5 से विभाजित है, उसके बाद 15, फिर आपका 20, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, आपका हो गया 20, फिर आपका हो जाएगा 30, 25 और फिर आपका हो जाएगा 30। ठीक है, और 35 लेंगे तो 5 से बड़ा चला जाएगा। कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5, और पांचों के बीच में एक डिफरेंस कॉमन है, तो जो आपका एवरेज होगा वो हमेशा बीच वाली संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तरीका मैंने आपको बताया था इससे पहले भी। इसमें सबसे पहले आप a + l, अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाय 2। पहली संख्या कितनी है आपकी 10 और लास्ट संख्या कितनी है 30, डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आपका हो जाएगा कितना 20, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। करने के इसको बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड है। आपको पता होना चाहिए प्राइस हमेशा क्वांटिटी के इनवर्स होता है, प्राइस हमेशा क्वांटिटी का इनवर्स होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। नहीं पता है तो आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है इसको, आई होप सब कुछ क्लियर होगा। हाँ, अब बात करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप से डील की जाती है। तो इसका तरीका मैंने आपको बता दिया, प्राइस हमेशा क्वांटिटी की इनवर्स होती है। अब आपसे बोला गया है कि एक विक्रेता है, आलू का क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह कुछ सड़े हुए आलू मिला देता है जिससे उसको 70% का लाभ होता है, 70% का लाभ होता है। तो आपको बताना है कि मिश्रण के अंदर सड़े हुए आलू कितने हैं। तो मैंने मान लिया कि अच्छे आलू आपने 100 रुपये में खरीदे हैं, और नहीं अपन मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपये और वो बेच रहा है कितने में, 70% लाभ बेचेगा, यानी 170 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है 170 में। ये आपका है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, ये आपका है एसपी यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आपकी है प्राइस, ये क्या है आपका प्राइस है। अभी हाल मैंने आपको बताया प्राइस हमेशा क्वांटिटी का इनवर्स होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्वांटिटी क्या है, अभी उल्टी हो जाएगी, यानी आपका क्वांटिटी होगी 170 और आपका 70 से 100 हो गई। ठीक है, 170 से 100 हो गई है, ये चीज़ आपको बताना चाहिए। ये क्वांटिटी हो जाएगी, प्राइस का हमेशा इनवर्स होता है क्वांटिटी। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, सड़े हुए आलू की जो प्राइस है वो कितना है, 0 रुपये मान रहे हैं अपन, कितना 0 रुपये। और जो आपका एक्चुअल प्राइस है, जो आलू की एक्चुअल प्राइस है वो आपका 1 रुपये का एक आलू मान लिया मैंने, तो 100 रुपये के 100 आलू हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता चल रही होगी, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे है डिफरेंस कितने का 70 का। कितने के ऊपर है ये क्वांटिटी, 170 के ऊपर। कितने पे 170 के ऊपर। और उसको परसेंटेज कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, परसेंटेज में पूछा है आपको तो 0 से 0। अब यहाँ पे कितना हो गया 700/17। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए, काफ़ी दूर दूर है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 17 चौक 68 यानी 4 के आसपास आएगा, यानी 4 के आसपास, तो आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये चीज़ आपका इस टाइप से आपको देखना है कि अगर ऑप्शन दूर है तो आप कैलकुलेशन पूरी ना करें, सिर्फ अपने थोड़ा सा बेसिक नॉलेज का उपयोग करके इस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप घर पे ट्राई कीजिएगा एक बार, इसमें तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप एक बार ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा। वैसे इसका आंसर आप सीधा लगा सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि 3 अंकों बाद दशमलव लगेगी, तो एक ही जो ऑप्शन है उसमें 3 अंकों बाद दशमलव है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन पढ़िए आप एक बार। एक मिश्र धातु है, 25% उसके अंदर एल्यूमिनियम है। क्या है 25% उसके अंदर एल्यूमिनियम है, और बाकी जो भी कुछ अदर मान लिया आपने, जैसे कि जेड मान लिया, कुछ भी इसके अंदर
और भी चीज़ें, तो 25% तो एल्यूमिनियम हो जाएगी आपका, और बचा हुआ 75% क्या हो जाएगा आपका, जो भी अदर धातु है। ठीक है, आपको चाहिए कि 65 किलोग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए मुझे कितने मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसको काट लीजिए, 1:3। मेरे पास 1 की वैल्यू कितनी है दे रखी है, मुझे 65 किलोग्राम चाहिए, कितना 65, और 3 की वैल्यू कितनी है 65 × 3 करेंगे अपन, तो 5 × 15 और 6 × 18 और 1 19, ये हो गया आपका 195। और अपने को ओवरऑल बताना है, दोनों की वैल्यू बताना है, 1 और 3 की वैल्यू बताना है, तो 65 और इसके अंदर जोड़ देता हूं मैं। ये हो गया आपके पास कितना हो गया, 5 और 5 10, 9 6 15 और 1 16, यानी 260। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, 1 की वैल्यू 65 है तो 4 की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, एक बार आप खुद से पढ़िए और ट्राई कीजिए। एक दुकानदार है जो 250 रुपये में कुछ बैग खरीदता है, 16% के लाभ पर 3/4 हिस्सा बेचता है, कितने प्रतिशत लाभ पर उसे शेष हिस्से को बेचना चाहिए ताकि कुल मिला के उसको 14% का प्रॉफिट हो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस टाइप के सवाल को करने का तरीका ये हो सकता है, देखिए इसमें जो 250 दिया हुआ है इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है। अब मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, 16% को बेच रहा है, कितने हिस्सा बेच रहा है वो, 3/4 हिस्सा बेच रहा है। 16% के लाभ पे कितना बेच रहा है, 3/4 हिस्सा बेच रहा है। अब बचा कितना है, अगर मैं इसको पूरा 1 मानूं, 3/4 आप पूरा हिस्सा मान लीजिए 4। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी वस्तु है, कोई 4 वस्तुएं, उसमें से उसने 3 वस्तुएं बेच दी, तो बची कितनी 1, यानी 1/4 हिस्सा बचा है। अब 3/4 में से घटाऊंगा तो मेरे को बताना है 1/4 हिस्सा किस परसेंटेज लाभ पे वो बेचेगा कि उसको 14% का बेनिफिट होगा। कितने का, 14% का। इस 4 को उधर बेच देते हैं, ये हो जाएगा आपका 16 × 48, कितना हो गया 16 × 48, और ये आपका 1 सही, और ये आपका 14 चौक 56, 5 6, इसका गुणा यहाँ कर देना है एलसीएम लेके। ठीक है, इधर कर दिया, और 1% की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, 56 में से 48 गए तो 8%, कितना 8%। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है इस सवाल को। ठीक है, और भी आप इस सवाल को बेसिक से भी कर सकते हैं, और कोई भी वस्तु मान के भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई वस्तु मान के करना है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गलत लगा है, एक बार इसको आप देख लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग इसमें थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है, आंसर नहीं आ रहा है इसका। ठीक है, बाकी मैं इसको आपको अंत में करा दूंगा। इसका आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, क्योंकि शायद मेरा जो आंसर आ रहा था वो 59 आ रहा था, और इसका जो आंसर आ रहा है 59.5 आ रहा है। एक बार इसको लास्ट में चेक कर लेंगे, मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15% मीथेन युक्त 400 मिलीलीटर के घोल में कितना शुद्ध मीथेन मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण में 32% आपका मीथेन हो जाए। ठीक है, 2 सिचुएशन दिए, एक बार आपको 15% दिया हुआ है, 15% अगर मीथेन है तो बाकी जो घोल है, घोल मान लिया मैंने, वो कितना होगा 85%, कितना होगा 85%। दूसरी कंडीशन में दिया है आपको 32% मीथेन है, 32% मीथेन है, तो अगर मैं इसको 100 में से घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 68% घोल हो जाएगा। अब इसको आप एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका 5 × 15 और 17 × 5 = 85, यानी आपने 5 से काटा इसको एक बार, 5 × 15 और 17 × 5 = 85। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार 4 से काट लेते हैं, 4 × 8 = 32 और 4 × 1 = 4, 428, यानी 8 की वैल्यू आपकी 8:17 आ गया। ठीक है, अब अपन ने इसके अंदर मिलाया क्या है, मीथेन मिलाया है। ठीक है, तो बाकी जो घोल है वो सेम रहना चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर होगी, बाकी जो घोल है आपका सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो घोल है वो सेम है, देख लीजिए दोनों कंडीशन में 17 ही है। 3 की वैल्यू उसने दी रखी है कि 400 मिलीलीटर, स्टार्टिंग में जो मिश्रण था वो 400 मिलीलीटर था, उसमें 15% मीथेन था, तो 400 का 15% मीथेन कितना होगा, निकाल लेते हैं। 400 का 15% कितना होगा आपका, वैसे सीधा निकाल सकते थे, 15 चौक 60, यानी आपको जो 3 का वैल्यू दिया हुआ है, पेन का कलर फिर से बताता हूँ मैं आपको, जो आपको 3 का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60, यानी ये कितना गुना हो रहा है, 20 गुना। ये भी कितना गुना होगा आपका, 20 गुना, 20 गुना होगा तो 160। और इन दोनों का अंतर ही पूछा उसने कि स्टार्टिंग में और लास्ट वाले में मीथेन में कितना अंतर आया है, तो 160 में से 60 जाएंगे तो आपका आ जाएगा 100।
यानी 100 मिलीलीटर आपने बाद में मीथेन मिलाया है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और समझ में भी आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में भी आए थे और सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 की पावर 315 माइनस 1 और 4 की पावर 25 माइनस 1। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है आपको, करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। करने का तरीका ये है कि इन दोनों का लेना है आपको HCF, इन दोनों का, इनकी जो पावर दी हुई है इसका लेना है आपको HCF। क्या लेना है? HCF। अगर मैं 315 और 25 का HCF लूंगा तो मुझे दिख रहा है कि 5 तो आएगा, 5 के अलावा कुछ आता है या नहीं आता है देख लेते हैं। 5 तो आएगा, 5 छंग 30 और 5 दूना 5 तिया 15, तो 63 में 5 नहीं आ रहा, मतलब जो आपका HCF आ गया वो आ गया आपका 5। अब आपको करना क्या है, सिर्फ HCF बताना है। ठीक है, HCF बताना है। तो अब मैं क्या करूंगा कि 4 की पावर 5 जो ये मेरा HCF आया ये, और माइनस का 1 जो आपका ये जो टर्म लिखी हुई थी इसको सेम का सेम लिख दिया मैंने। ठीक है, अब 4 की पावर 5 क्या होता है, देखिए 4 की पावर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 5 बार लिखेंगे अपन। ठीक है, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256 और 256 चौक 1024। ठीक है, ये कितना होता है आपका 1024 माइनस का 1, 1024 माइनस का 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है, करना कुछ भी नहीं होता है इस टाइप के सवालों में। मैं आपको फिर से पेन का कलर चेंज करके बता देता हूँ। इस टाइप के सवाल में करना क्या होता है, जो आपका घात दी गई है उसका HCF लेना है और बाकी जो आपको वैल्यू दी गई है उसको रख देना है बस। ठीक है, किस टाइप के है, जैसे कि अगर A की पावर कुछ भी दी हुई है यहाँ पे XYZ -1 दिया हुआ है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है A की पावर Y -1। ठीक है, आपको क्या करना है, X और Y का लेना है HCF। क्या लेना है, X और Y का लेना है HCF और आपको यहां रख देना है A की पावर HCF -1। ठीक है, इस टाइप से आप इस सवाल को कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका है करने का। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। अब आपको बताना है, यहाँ पे एक दिया हुआ है रोम्बस जिसकी लंबाई दी है विकर्ण की कितना 48 और भुजा दी है यानी आपका जो साइड दी है वो है आपका 26। ठीक है, अब मैं आपको बना के बता देता हूँ। रोम्बस कुछ इस टाइप का होगा आपका, मेरी थोड़ी ड्राइंग पे मत जाइएगा क्योंकि बहुत गंदी है। ठीक है, इसमें आपको एक दिया है आपका डायगोनल कितना है आपका 48 सेंटीमीटर का, कितने का है ये मान लिया मैंने 48 सेंटीमीटर का। दूसरा डायगोनल मेरे को निकालना है क्योंकि रोम्बस का फॉर्मूला एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, d1 d2 क्या है आपका डायगोनल है। ठीक है, एक डायगोनल मेरे पास है 48, दूसरी एक भुजा दी है मुझे 26। सारी भुजाएं इक्वल होती है, आपको पता होना चाहिए इसकी 26 26 26। ठीक है, चारों ही भुजाएं बराबर होती है 26। और आपको पता होना चाहिए जो डायगोनल है ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितने का बनाते हैं 90 डिग्री का। ठीक है, और ये एक दूसरे को जो इंसेक्ट करते हैं ये बराबर बराबर पे इंसेक्ट करते हैं, मतलब ये जो लेंथ है आपका इक्वल हो जाएगी, यानी ये जो 48 है ये आपका बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 24 और ये आपका हो जाएगा 24। अब आपको एक ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ये आपका बन गया है यहाँ पे समकोण त्रिभुज। कौन सा बन गया है, समकोण त्रिभुज, जिसके अंदर आपको ये दिया है 26, एक भुजा दिया आपको 24 और आपको एक भुजा निकालनी है। तो अब इसको काट लीजिए, आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। मैं काट लेता हूं इसको, 2 से काटेंगे 12 और ये आपका हो जाएगा 13। तो आपको सॉरी 13। ठीक है, ये आपका हो गया 13। तो मुझे पता है कि एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13 का, यानी 12 और 13 की वैल्यू अगर दो गुना है, यानी ये आपका 24 है ये आपका 26 है, तो ये आपका जो नीचे वाले है ये भी डबल होगा यानी 10 होगा। कितना होगा 10। अब आपके पास दोनों डायगोनल आ गए, एक डायगोनल जिसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक 10 है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वल इंसेक्ट करते हैं तो ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका एक डायगोनल कितना है, तो एक डायगोनल तो इन्होंने दिया है 48, दूसरा डायगोनल दिया है आपका 10 और 10 20 और यहां से आप काट लीजिए, ये आपका 10 हो गया, तो यानी 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं आपको समझा देता हूं इस टाइप के सवाल में होता क्या है। जो आपका रोम्बस होता है
उसमें सारी भुजाएं यहाँ पर इक्वल होती है, जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल भाग मतलब जो पार्ट पे आपका प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बीच में आपका जो वो बनता है समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं देख लेता हूँ एक बार सब कुछ क्लियर है या नहीं है। आई होप सब कुछ क्लियर चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताना है ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। मैं इनका कलर चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट में। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, तो लगभग आपको बताना है कि कितना काम बचा हुआ है, ठीक है। तो 36 और 12 का एलसीएम होता है आपका 36, यानी ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, यानी एलसीएम आ गया आपका 36। 36 से कम 36, 12 या 36, ठीक है। यानी बी की एफिशिएंसी हो गई आपकी 3 की और ए की हो गई 1 की। 4 दिन तक दोनों मिलकर काम करेंगे, तो यहाँ पे 4 × 4 यानी 16 काम हो जाएगा। 36 में से 16 गया, कितना बचा मेरे पास? 20 काम बचा है। टोटल काम कितना था? 36, तो कितना काम बचा हुआ है? 20/36 यानी 1 बार पार्ट लीजिए, 4 × 5 = 20 और 4 × 9 = 36, 5/9। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 97 आदमी एक इमारत में बिजली की फिटिंग 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 21 आदमी उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे? तो मुझे एक चीज दिख रही है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 21 नीचे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आप एक बार खुद से कर लीजिए। 97 × 4/21, 21 से कटने वाले हैं नहीं, तो 7 × 28 और 9 × 36 और 2 × 38, 388/21 दिनों में ये सारे मिलके काम कंप्लीट कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप देख के टिक कर सकते हैं सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन, एक शंकु और एक गोला, प्रत्येक का व्यास आपका समान है और ऊंचाई भी समान है, ठीक है। याद रखिएगा, ऊंचाई भी इक्वल है और आपका व्यास भी समान है, ठीक है। तो इनका आयतन का अनुपात बताना है। पहली बात तो बेलन का आयतन क्या होता है, ये याद होना चाहिए आपका। बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है, πr²h। शंकु को होता है आपका 1/3 πr²h, ठीक है। और गोले का होता है आपका 4 आपको बताना है, आयतन पूछना है यहाँ पे। गोले का आयतन होता है, 1 मिनट में चेंज कर लेता हूँ, 4/3 πr³, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पे एक चीज दी गई है कि आपका व्यास दिए हुए हैं, व्यास, ठीक है। यानी व्यास क्या होता है? त्रिज्या होती है हमेशा आपके व्यास की आधी। अगर मैंने आपका व्यास दिया हुआ है, सबके व्यास जो इक्वल है, तो आपका त्रिज्या क्या होगी? r/2 हो जाएगी। अगर मैंने छोटा r पूरा व्यास मान रहा हूं, तो आपका आप मान लीजिए त्रिज्या जो आपकी वो कितनी हो जाएगी? r/2, यानी छोटा r मान रहा हूं मैं, ठीक है। ये आपका व्यास है, या तो d मान लीजिए, और त्रिज्या हो जाएगी आपका d/2, ठीक है। ये आपका d/2 हो गया। ये आपका व्यास है, व्यास, और ये आपका है रेडियस यानी त्रिज्या, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका पहले किसके लिए? ये पहला आपका जो है कौन है? फर्स्ट पे बेलन, ठीक है। ये आपका बेलन के लिए। अब बेलन में इन्होंने दिया है कि आपका हाइट भी इक्वल है, यानी हाइट कितनी हो जाएगी इसके अंदर? d। इसकी हाइट कितनी हो गई आपकी? d, याद रखिएगा। अब शंकु की बात करें, तो शंकु में आपका शंकु में भी d आपका यानी व्यास दिया हुआ है, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? d/2, और हाइट भी इसके अंदर भी हाइट होती है, तो हाइट आपका हो गई d, ठीक है, याद रखिएगा, हाइट हो गई d। इसके अलावा गोले में तो आपका हाइट होती नहीं है, गोला में हाइट होती नहीं है, तो आपका जो व्यास है तो वो तो d ही है, और त्रिज्या हो जाएगी आपका d/2, ठीक है, और हाइट इसके अंदर होती नहीं है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आपको इनके आयतन का अनुपात बताना है, तो मैंने अभी हाल वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे अपन सिर्फ फॉर्मूले मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ये आपका हो जाएगा बेलन, या मैंने लिख दिया यहाँ पे बेलन, या मैंने लिख दिया शंकु, और तीसरा आपका लिख दिया गोला, ठीक है, लिख दिया मैंने गोला। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। मैं अब वैल्यू पुट कर देता हूँ। बेलन का सूत्र क्या है? πr²h, तो पाई तो आपका सेम है, r की वैल्यू अपने पास है d/2, यानी d/2 का होल स्क्वायर, और h है आपका d। अभी मैंने आपको बताया, ये आपका हो गया फर्स्ट। शंकु का आपका पास 1/3 पाई ऐसा कैसा ही, और फिर आपका d/2 का स्क्वायर इंटू h कितना है आपके पास? d,
गोले का कितना होता है 4/3 पाई d/2 का होल क्यूब। ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, ये आपको थोड़ा समझाने के लिए यहाँ से क्लीन कर देते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई होप। मैंने इतना इसलिए लिखा था कि आपको समझ में आए, अदरवाइज इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पे अपन काट लेते हैं इनको आपस में, जो कट रहा है। ये पाई से पाई कट गया सबके अंदर। ठीक है, अब सोल्व करना है सिर्फ इसको, यानी आपका है d³/4। ठीक है, ये आपका d³/4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 बार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 1/3 तो है ही सही, ये और आपका इधर है d³/4, यहाँ पे भी है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 4/3 d³/8। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। अब आप जो भी कट रहा है वापस काट लीजिए, यहाँ से 4 काट लेते हैं, 4 4 और ये 2। ठीक है, अब बाकी एलसीएम ले लीजिए, ये आपका d का क्यूब कट जाएगा सब में से। अब बचा क्या आपके पास, यहाँ पे बचा है 1/3 और यहाँ पे बचा है आपका 4/3 और यहाँ पे 2 बच रहा है, तो इससे एक बार और काट देते हैं, इस 2 से एक बार और 2 काट देते हैं, तो ये आपका बच जाएगा 2/3। ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ 2/3। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ रहा है आपके पास 3 एलसीएम लिया मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ आपका आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है 3 1 2? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं, वैल्यू पुट करना है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इतनी बड़ी संख्या दी गई है, पढ़ लीजिएगा एक बार आप। वो है आपका 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य का नियम है कि लास्ट के जो 3 डिजिट है, यानी आपका 8 9 और ए, ये तीनों जो डिजिट है ये आपका 8 से विभाजित होना चाहिए। तो मैं एक बार भाग लगा के देख लेता हूँ 8 से क्या क्या बच रहा है। 8 एकम 8, ये तो चला जाएगा, फिर 8 एकम 8, कितना बचा है यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, 1 बचा है, क्या मैं 0 रखूंगा एक ही जगह तो भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 2 रखूंगा तो जाएगा? नहीं जाएगा। 3 रखूंगा तो जाएगा? नहीं जाएगा। 4 रखूंगा तो जाएगा? नहीं जाएगा। 5 रखूंगा तो भी नहीं जाएगा। लेकिन 6 रखूंगा तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, ये कट जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको रख के बता देता हूँ यहाँ पे, अब आप एक बार भाग लगा के देख लीजिए। 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8 और 8 दूना 16, यानी 6 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 की विभाजित का नियम होता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट है आपके, वो 8 से विभाजित होना चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अधूरा लग रहा है क्योंकि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछना चाह रहा है। अब समांतर की ऊंचाई की गणना कीजिए, क्या समांतर की ऊंचाई की गणना करना है। मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लग रहा है कि या तो मिस टाइप है या फिर कुछ दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर किसी के पास इसका सही क्वेश्चन है तो एक बार आप मुझे सेंटर दीजिएगा, मैं आपको उसको सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्के हैं, 210 सिक्के हैं। ठीक है, उनके मूल्यों का अनुपात है आपका 13:11। ठीक है, तो आपको बताना है कि सिक्कों की संख्या कितनी है, कौन से 1 रुपए वाले की। 1 रुपए वाले की संख्या बताना है, यानी 13 का जो भी आंसर होगा आपका 13 का मल्टीपल होगा। यानी मेरे 2 ऑप्शन तो कट गए क्योंकि ये दोनों 13 के मल्टीपल नहीं है। 13×5 और 13×75, ये 2 मल्टीपल आपके पॉसिबल है, यानी ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कोई एक आंसर आएगा। इस टाइप से भी आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अगर मुझे 13 का एक ही मल्टीपल मिलता तो मुझे क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये 1 रुपए का है और ये आपका 50 पैसे का है। ठीक है, 1 रुपए का कितना है 13 और 50 पैसे के कितने होते हैं, तो 2 सिक्के होते हैं, ये रुपए हैं। ठीक है, मूल्य मतलब ये आपका रुपये होगा है। अगर 2 मिलेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, और इसकी एक्चुअल वैल्यू दी गई है। सिक्के कितने अपने पास, आप जोड़ लीजिए इनको एक्स के साथ, 210 यानी कितना हो गया, ये आपका हो गया 35। एक्स मान लिया मैंने यहाँ पे, 35 की वैल्यू मुझे दी गई है 210। काटेंगे तो 7 या 21, यहाँ आ गया 5 और 5 छंग 30, यानी आपका एक्स की वैल्यू आ रही है कितना 6। अब मुझे मान लिया मैंने यहाँ पे आपका ये थे 13x और ये थे 11x। एक्स की वैल्यू अपने पास जो भी दोनों को पूछी है तो निकाल सकते हैं आप। यानी आपका 1 रुपए वाले सिक्के हैं 13×78 और ये आपका 1 रुपए वाले थे और ये आपका 50 पैसे वाले थे। ठीक है, 50 पैसे वाले थे तो 50 पैसे वाले हो जाएंगे 66 और आपका 1 रुपए वाले हो जाएंगे 78। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपको बताना है एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो सीधा सा पैरेललोग्राम का सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना हो, पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपका आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, और दोनों ही आपको दिया हुआ है, गुणा ही करना है सिर्फ। 13.3 इंटू 17.7, 7 या 21, यानी लास्ट वाला ऑप्शन एक आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाली जो डिजिट आएगी आपका 7 या 21 गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक आएगी, और एक ही ऑप्शन में आ रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी 235.41 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल ही है। ठीक है, आप एक बार पढ़िए। एक परिवार में 3 सदस्य हैं, माता, पिता और पुत्र। ठीक है, उनके बेटे की शादी में तीनों का औसत आयु 42 वर्ष था। तो कुल एज कितनी होगी? कुल एज आप निकाल लीजिए। 42 गुणित 3 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 3 दूना 6 और 4 तरी 12। ठीक है, 126 इसमें आपका कुल एज थी किस किस की, मतलब एज का योग था माता, पिता और सन का। ठीक है, माता, पिता और सन का तीनों का योग का जो एज योग था वो आपका 126 था। अब उसने बोला है कि शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 36 हो जाती है परिवार की औसत आयु, जिसमें जब शादी होती है तो 2 वर्ष बाद उसका एक पोता का जन्म हुआ था। शादी के 2 वर्ष बाद एक पोते का जन्म हुआ था। विवाह के समय आपको बहू की आयु बतानी है। ठीक है, बताता हूं मैं आपको। अभी आपके पास फैमिली में कितने सदस्य हैं आप गिनिए। यहाँ से 6 वर्ष बाद बोल रहा है शादी के, तो एक तो इसकी वाइफ भी है, मतलब इसके सन की एक वाइफ हो जाएगी, और एक उसका बच्चा भी है, यानी कुल मिला के कितने सदस्य हो गए? अब 2 बच्चे, 2 लोग और एक्स्ट्रा हो गए, यानी अब कितने सदस्य हो गए? 5। और योग कितना आ जाएगा आपके पास? 6 5 30 और 5 15 और 3 18, यानी इन 5 सदस्यों, यानी जो 5 सदस्य हैं इनकी आयु का योग आ गया आपके पास 180। ठीक है, और ये 126 कितने वर्ष पहले थी? 126 तब थी जब उसकी शादी हुई थी। ठीक है, अभी ये सब कितने वर्ष बाद की बात कर रहे हैं? 6 साल पहले की। कितने की? 6 साल पहले की। ठीक है, और इन्होंने भी बोला है कि 2 वर्ष, शादी के 2 वर्ष बाद एक पोते का जन्म होता है। शादी के 2 वर्ष बाद, देखिए मान लेते हैं अपन यहाँ पे कहीं शादी हुई है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से 2 वर्ष बाद आपका एक पोता होता है, और उसके यहाँ से 6 वर्ष बाद की आयु दी गई है। ठीक है, यहाँ से 6 वर्ष बाद की आयु दी गई है, यानी ये से ये का गैप कितना का है? 6 का। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितने का है? 4 का। कितने का है? 4 का। यानी अभी पोता कितने वर्ष का है आपका? 4 वर्ष का। कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का। अगर मैं इसमें से 4 वर्ष घटा लूँ तो ये बच जाएगा 176। कितना बचेगा? 176। यानी उसकी उसके फादर, मदर मतलब पिताजी, माताजी, सन और उसकी वाइफ, इन चारों की आयु का योग दिया हुआ है 176। कितना दिया हुआ है? 176। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 176 दिया हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये कितने वर्ष पहले का था? ये 4 वर्ष पहले, मतलब ये आपका 6 वर्ष बाद की है। तो अगर मैं चारों की 6 वर्ष पहले की आयु निकालूं तो मेरे पास 6 × 24, 4 लोगों को निकालना पड़ेगा, 4 लोगों को घटाना पड़ेगा आयु। तो ये आपका 6 × 24 घटा दूंगा मैं इसके अंदर से, तो ये आपका बचेगा 2, ये आपका 5 और 152। ठीक है, और इसी समय पिताजी, माताजी और उसकी जो जिसकी शादी हुई थी उसकी एज कितनी थी? उन तीनों की एज का योग 126 था। कितना था? 126। तो बहू का एज कितना आ जाएगा? 6, और यहाँ पे हो गया 3, तो ये आपका 26 वर्ष। बहू की एज आ गई आपके पास 26 वर्ष। ठीक है, इसको करने का और भी तरीका है, मैंने आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इस सवाल को। इसको करने का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा, बेसिक तरीका है ये। बाकी मैं आपको अच्छा तरीका और बताता हूँ इसका। आप इसमें सीधे एवरेज से खेल सकते हैं। ठीक है, एवरेज से, जैसे कि मैंने बोला कि तीनों की एज का जो अभी एवरेज है वो 42 है। ठीक है, 6 वर्ष बाद, यानी आज से 6 वर्ष बाद इनकी तीनों की एज कितनी होती? इन तीनों की एज होती 6 वर्ष और जोड़ दूंगा इसके अंदर तो 48। कितनी होती? 6 और जोड़ दूंगा तो इन तीनों की एज होती 48। और लेकिन अभी 5 सदस्य हैं फैमिली में, तो उनकी एज कितनी है? 36 है। 36। अब यहाँ से आप देख लीजिए, इन तीनों गुणा करेंगे अपन, सम निकालेंगे तीनों की एज का, तो कितना होता? 8 × 24 और 8 3 × 12 और 2 14, यानी 144 होता। और यहाँ पे अपने पास कितना आया था? 180। कितना आया था? 180 आया था। ठीक है, 36 × 5 = 180 होता है, ये मैंने आपको बताया था अभी हाल। इसमें 4 वर्ष का पोता है इनका,
बताया था मैंने अभी निकाल के, 4 वर्ष का पोता यानी 176, कितने 176। अब आप अंतर निकाल लीजिए यहाँ से, 144 और 176 का अंतर कितने का है, यानी 2, और ये आपका हो गया 3, 32 वर्ष। यानी अभी 6 वर्ष बाद की बात कर रहा हूँ, 6 वर्ष बाद की बात कर रहा हूँ। तो इनकी जो बहू है वो कितने वर्ष की है, 32 वर्ष की। कितने, 32 वर्ष की। तो शादी के टाइम कितने साल की होगी, इसमें से 6 घटा लेंगे, यानी 26 ईयर की होगी। ठीक है, आई होप ये ज्यादा सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक टंकी 11 घंटे, एक नल जो है वो 11 घंटे और 13 घंटे में भर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 143। तो यहाँ पे आपका 13 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका जो 11 आ जाएगा, 13 और 11 होता है 24। वैसे इसको करने की जरूरत भी नहीं थी, सीधा आप टिक कर सकते थे, 11 और 13 24 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि एक क्षेत्र नहीं है, स्पेयर है। ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी में स्पेयर ही गायब कर दिया इन्होंने। उसकी त्रिज्या दी हुई 5.8 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है क्षेत्रफल की गणना करना है, सरफेस एरिया की इसकी। ठीक है, कैलकुलेट द सरफेस एरिया। अब आपको याद होना चाहिए कि आपका जो फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का स्पेयर के, वो क्या होता है, बताइए मुझे एक बार। आप कमेंट करके बताएंगे कि स्पेयर के जो आपका सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका 4πr²। ठीक है, क्या होता है, 4πr²। अब वैल्यू पुट कर दीजिए बस, 4 इंटू 22/7, 22/7 इंटू 5/8 इंटू 5.8। ठीक है, अब इसको मेरे को ऑप्शन काफी दूर दूर दिख रहे हैं, तो मैं आपको इसको डायरेक्ट करके बता देता हूं। मैंने इसको मान लिया है कि 6, इसको भी 6 मान लिया है। ठीक है, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यहाँ हो गया 36। एक बार गुणा कर लेते हैं, 36 चौक 108 होता है, 108 इंटू 11 कर लेते हैं, तो 8 8 1 1188 में 7 का भाग लगा दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा, आई होप कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ, नहीं होना चाहिए वैसे तो, लेकिन मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ हो चुकी है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। ये आपका 8 है, 8 6 48, 8 3 24 और 2 24, सॉरी 8 6 48, 8 3 24 और 4 28, 2 8 8 और 2 8 8, फिर से आ जाएगा 8 6 8 10 11। ठीक है, ये आएगा, वही मैं सोच रहा था कुछ गड़बड़ हो गई है। 3168 में आप भाग लगा दीजिए 7 का, तो आपका आ जाएगा 7 चौक 28। एक ही ऑप्शन 4 से स्टार्ट हो रहा है मेरा। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक ही ऑप्शन 4 से स्टार्ट हुआ। 7 चौक 28, कितने बचे, 3 बचे हैं। फिर 7 5 35, और क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 ले लिया है, ठीक है, 5.8 की जगह 6 ले लिया, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा आंसर मेरा। ठीक है, 7 5 35, कितना बचा, 1 बचा, 7 दूना 14। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए 452 आ रहा है, यानी मेरा जो ऑप्शन है वो मेरा थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने ये 5.8 की जगह 6 लिया है। ठीक है, 0.2 दोनों बढ़ा दिए, तो मेरा ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 400 के करीब आ रहा है, वो आपका 422, और ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने का तरीका होता है, आपको बताना है 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। ठीक है, तो मैं एक चीज बताता हूं आपको कि अगर पहली बात तो एक तरीका है, अगर कोई भी चीज परफेक्ट स्क्वायर है, अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन फंस जाता है परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको निकालने का तरीका होता है कि उसका जो डिजिट सम आएगा वो हमेशा आएगा 0 1 4 और 7। ठीक है, डिजिट सम जो आएगा वो आपका आएगा 1 4 7। ठीक है, याद रखिएगा। और कभी भी इन संख्याओं में लास्ट डिजिट नहीं होगी, क्या नहीं होगी, तो आपका 2 3 7 और 8 लास्ट डिजिट कभी भी नहीं होगी इन संख्याओं की। ठीक है, और इस सवाल को करने का तरीका तो मैं आपको बता देता हूं। मैंने मान लिया 1000 इंटू 1000, तो मेरे पास आ जाएगा ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको दिख रही होगी, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग सोच लिया कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000 में 1000 गुणा करूंगा तो मुझे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। तो इससे जो छोटी संख्या होगी वो आपका सबसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, 6 अंकों की पूर्ण वर्ग वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इससे छोटी कौन सी हो जाएगी, तो 999। क्या हो जाएगा, 999। अब 999 में 999 को गुणा करना है आपको। अब मुझे एक चीज दिख रही है यहाँ पे कि 999 में 999 को गुणा आप खुद से कर भी सकते हैं और नहीं करते, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ।
आप खुद से चेक कर लीजिए, 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिए। 9 का मल्टीपल चेक करने का तरीका होता है कि जो भी आपका संख्या होती है वो 9 से विभाजित होती है, ठीक है। जो भी सम होता है संख्याओं का वो 9 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, लेकिन ये 1 बच जाएगा, तो ये आपका नहीं हो सकता, ठीक है। ये 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 8 और 1 9, ये भी 9 कट जाएगा, लेकिन ये फिर 1 बच जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ये 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, लेकिन 8 बच जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा है आपके पास चौथा ऑप्शन, तो इसको तो होना ही है। एक बार चेक कर लीजिए, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 9 हो गया, फिर ये आपका 9 हो जाएगा, और 9 27 जो आपका 9 से विभाजित होता है, ठीक है। और इसको एक और करने का तरीका लिख लीजिए आप, नहीं तो मैंने कल भी बताया था ये तरीका, ठीक है। इसको इस तरीके से भी डील कर सकते हैं हम, गुणा कर लीजिएगा आप। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और शायद जहाँ तक मुझे पता है ये लास्ट क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन बच रहा है। तो उस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है, इसलिए मैंने आपको नहीं करवाया है। 1-2 क्वेश्चन इसके अंदर मिस्टेक वाले हैं, बाकी आप इस टाइप से सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, इसमें मुझे मिस्टेक लग रही है इसलिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर मिस्टेक है, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करना है, इसका और इसका एक और क्वेश्चन जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।